हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम अपने एथिक्स वाले सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी के बारे में बात करेंगे जिसको हम कहते हैं इगोइज्म थ्योरी। अब इगोइज्म थ्योरी में बहुत तरह के टाइप्स ऑफ इगोइज्म आते हैं, उन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। प्लस एक केस स्टडी को भी लेके मैं आपको समझाऊंगा एंड में कि कैसे उस केस स्टडी पे हम इन सारी थ्योरीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे सारा कुछ इसका सीख पाओगे। ओके। और अगर आप इसके नोट्स या इसके पीडीएफ को लेना चाहते हो तो इसके जो हमारा यूट्यूब के जो मेंबरशिप का मैंने लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप उसके थ्रू नोट्स मास्टर करके वो मेंबरशिप प्लान है तो आप उसके थ्रू उसको ले सकते हो। ठीक है, तो लेट्स बिगिन, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी के बारे में बात करते हैं कि इगोइज्म एक्चुअली में क्या है। तो इगोइज्म इज अ थ्योरी इन एथिक्स दैट सजेस्ट दैट द फाउंडेशन ऑफ मोरल बिहेवियर लाइज इन द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल। अब ये पूरी की प्योरी थ्योरी ये बात करती है कि भाई आप कुछ भी करते हैं, आप कुछ भी, आपका जो मोरल बिहेवियर है या कुछ भी आप करते हो वो आप सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट में करते हो। राइट। आप कोई भी एक्ट करते हो, कोई भी एक्शन करते हो तो वो सिर्फ आप अपने लिए, अपने फायदे के लिए करते हो। इगोइज्म का जो बेसिक अंडरलाइंग है कि भाई हर आदमी सेल्फिश होता है, वो अपने लिए काम करता है। दैट इज द ओनली अंडरलाइंग थ्योरी जो इगोइज्म का मतलब है। ठीक है। दिस थ्योरी कैन बी डिवाइड इनटू सेवरल टाइप। अब इसके काफी आगे इसको आप टाइप्स कह लो, फॉर्म्स कह लो। वैसे राइट तो राइट वर्ड है, इसका फॉर्म्स क्या हो सकते हैं? तो इससे साइकोलॉजिकल इगोइज्म पहला, एथिकल इगोइज्म और रैशनल इगोइज्म, ये तीन हो सकते हैं इसके फॉर्म्स, और उनके बारे में भी आगे डिटेल में बात करते हैं। अब आते हैं सबसे पहले हम पहली वाली पे, एंड दैट इज कॉल्ड कि हमारा दैट इज ऑन साइकोलॉजी। जो हमारी सबसे फर्स्ट वाली है दैट इज ऑन साइकोलॉजिकल ईगोइज्म। अब साइकोलॉजिकल ईगोइज्म क्या कहता है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? अ डिस्क्रिप्टिव थ्योरी सजेस्टिंग दैट ऑल ह्यूमन एक्शंस आर मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट। तो जैसा मैंने आपको अभी जस्ट बताया था, इगोइज्म की जो पूरा मुद्दा ही है वो इसी चीज पर टिका हुआ है कि जितने भी आपके ह्यूमन एक्शन है, आप कुछ भी कर रहे हो ना, आप अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे हो, आप अपने फायदे के लिए कर रहे हो। और इसके की क्लेम्स क्या कहते हैं? इसके की क्लेम कहते हैं एवरी एक्शन, even those that seems altruistic, is ultimately driven by personal gain। कहता है ऐसे भी बहुत सारे काम हम करते हैं जो हम कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि भाई इससे हम सोसाइटी के भले के लिए कर रहे हैं या हम लोगों के फायदे के लिए कर रहे हैं, ये काम हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। बट एक्चुअली उसका कहना है कि अल्टीमेटली, ये थ्योरी यही कहती है, अल्टीमेटली हर चीज पर्सनल गेन के लिए की जाती है। ठीक है, ये चीज ये थ्योरी कहती है। इट आर्ग्यूज दैट सेल्फलेसनेस डज नॉट ट्रूली एग्जिस्ट। बल्कि ये तो थ्योरी ये भी कहती है कि आप कोई भी काम जो आप कहते हो ना कि ये सेल्फलेसनेस में कर रहा हूं भाई, मैं ये इसके पीछे मेरा कोई मोटिव नहीं है। आप किसी एनजीओ को डोनेशन दे रहे हो, आप किसी भूखे को खाना खिला रहे हो, ये सब हम करते हैं, लाइक लोग करते हैं इन चीजों को और कहते हैं कि भाई इसमें हमारा कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है। बट ये थ्योरी ये कहती है कि भाई कोई सेल्फलेसनेस नाम की कोई चीज ही नहीं होती। ठीक है, बल्कि कुछ ट्रूली एग्जिस्ट ही नहीं करती, बल्कि हर चीज जो की जाती है वो किस लिए की जाती है? पर्सनल गेन के लिए की जाती है। अब मुझे आप बताना कि ये थ्योरी कितनी सच है और कितनी गलत है। राइट। और क्रिटिसिज्म ऑफ इस साइकोलॉजिकल इगोइज्म का क्रिटिसिज्म क्या हुआ? तो पहला तो ये कि ये बहुत ही ज्यादा सिनिकल होके ह्यूमन के मोटिव को देखता है, मतलब सिर्फ सिंगल डायमेंशन पे देखता है। सिर्फ सिंगल डायमेंशन पे देखता है कि भाई कि ह्यूमन का कुछ भी ह्यूमन मोटिव है तो वो सेल्फ इंटरेस्ट से ही जुड़ा हुआ है। दूसरा कि इसको आप इंपेरिकली प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप कोई आदमी कह रहा है कि भाई मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है, और उसका एक्शन भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, राइट, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप उसको जाके, आप वो आदमी मन में क्या सोच कर रहा है, किस पर्पज से कर रहा है, इस चीज को जज करना या इंपेरिकली प्रूव करना बहुत मुश्किल है। राइट। तो ये इसके क्रिटिसिज्म है इस वाले के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि हमारा सेकंड क्या है इसमें। तो जो नेक्स्ट इगोइज्म है हमारा दैट इज कॉल्ड इथिकल एगोइज्म। अब इथिकल एगोइज्म क्या कहता है? इथिकल एगोइज्म कहता है कि एक नॉर्मेटिव थ्योरी दैट प्रिस्क्राइब्स इंडिविजुअल शुड एक्ट इन देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। अब ये कहता है कि भाई जो इंडिविजुअल्स है ना, शुड एक्ट, उनको अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ही काम करना चाहिए। वो तक कर रहा है, करता है वो सेल्फ इंटरेस्ट में, और ये वाला कहता है कि उसको करना इसलिए चाहिए क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट में उसके जाना चाहिए वो चीज, इसीलिए उसको एक्ट करना चाहिए उस तरह से। राइट। चलो आगे देखते हैं इसमें क्या पॉइंट निकल कर आता है हमारा नेक्स्ट। अब इसके की क्लेम्स क्या कहते हैं हमारे? इसके की क्लेम्स कहते हैं कि मॉरल एजेंट ऑट टू डू व्हाट इज इन देयर ओन बेस्ट इंटरेस्ट। तो हमेशा आप वही काम करना प्रेफर करते हो या आपको करना चाहिए जो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में निकल कर आए। एथिकल एगोइज्म डज नॉट इंप्लाई सेल्फिशनेस और हार्मफुल बिहेवियर।
towards other but rather than one's own welfare in the primary concern. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एथिकल इगोइज्म है ये। एथिकल इगोइज्म का मतलब क्या है यहाँ पे, और कैसे ये पिछले वाले से डिफरेंट है। इस वाले का मतलब ये है कि मैं अपने फायदे में कोई चीज सोचता हूं, इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं किसी को हार्म पहुंचाऊंगा या किसी का नुकसान करूंगा, या मैं कहते हैं ना कि लार्जर लोगों का, सोसाइटी का नुकसान करूंगा। मैं बस अपने फायदे के लिए कोई काम कर रहा हूं, उसका मतलब ये नहीं होता कि हम दूसरों को नुकसान करेंगे। तो ये एथिकल इगोइज्म है, राइट। तो मैं उन चीजों पर ज्यादा मेरा ध्यान रहता है जहां से मेरा पर्सनल मोटिव पूरा हो, मेरे को फायदा हो, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ऐसा भी कुछ नहीं करूंगा जिससे कि लोगों का नुकसान हो जाए, ये सोसाइटी का नुकसान हो जाए, या हार्मफुल बिहेवियर हो जाए। तो ये एथिकल इगोइज्म है, राइट। ये इंपॉर्टेंट था, ये क्लियर हो गया क्या है इसमें। अब जो इसके वेरिएशन की बात करते हैं कि इसमें वेरिएशन क्या क्या आ जाते हैं, तो इसमें काफी सारे आपको वेरिएशन देखने को मिलेंगे, और मैं एक एक करके सारे डिस्कस कर देता हूं आपके सामने। तो पहला हमारा हो गया पर्सनल एथिकल इगोइज्म, asserts that individuals should act in their own self interest but does not make a claim about what others should do. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पर्सनल एथिकल इगोइज्म है, मेरे को क्या करना है अपने सेल्फ इंटरेस्ट में मुझे पता है, बट मैं एट द सेम टाइम मैं दूसरों को ज्ञान नहीं देता, मैं दूसरों को जाके ये नहीं बताता कि तुम भी यही काम करो, ठीक है। दूसरी चीज होगी इंडिविजुअल एथिकल इगोइज्म। इंडिविजुअल एथिकल इगोइज्म, एवरीवन शुड एक्ट इन देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, ये कहता है भाई सिंपली आप अपने फायदे के लिए काम करो। और तीसरा हो गया यूनिवर्सल एथिकल इगोइज्म, इसका मतलब इट्स मॉरली राइट फॉर एवरीवन टू परस्यू देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। ये भी कहता है कि भाई हर आदमी को अपना फायदा सोचना चाहिए, इसमें कुछ मॉरली गलत नहीं है, ठीक है। बस वही वाली बात जो मैंने पहले आपको कही कि आपको कोई हार्मफुल बिहेवियर नहीं करना, आपको सोसाइटी का नुकसान नहीं करना, ये एथिकल इगोइज्म कहता है। अब इसके कारण क्या हो सकता है, कैन लीड टू कंफ्लिक्ट व्हेन इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्लैशेस। ऑब्वियसली मैं भी अपना पर्सनल फायदा सोचूं, आप भी अपना पर्सनल फायदा सोचो, हर बंदा अपना पर्सनल फायदा सोचेगा, तो क्लैश तो होगा ही होगा। सेकंड, मे नॉट प्रोवाइड ए सॉल्यूशन फॉर एथिकल डायलेमा, इससे कोई सॉल्यूशन निकल कर नहीं आ सकता। जब हर आदमी अपने फायदे के बारे में सोचने लगेगा तो आप कभी भी कंक्लूजन तक पहुंच नहीं पाओगे, ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है, ठीक है। इसमें जो हमारा तीसरा है, थर्ड है, दैट इज कॉल्ड रैशनल इगोइज्म। अब रैशनल इगोइज्म के जरा बारे में बात करते हैं। रैशनल इगोइज्म कहता है अ पर्सपेक्टिव दैट रैशनल एक्शंस आर दोज दैट मैक्सिमाइज वन इंटरेस्ट। अब हमें हमेशा कहा जाता है कि भाई रैशनल डिसीजंस लिया जाए, आप रैशनली सोचो। उसका इस थ्योरी का ये कहना है कि भाई लोग रैशनली भी उसी तरह से सोचते हैं कि भाई उनका फाइनली अपना सेल्फ इंटरेस्ट पूरा हो जाए, सिंपल है। इनफैक्ट वो ये भी कहते हैं, देखो की क्लेम क्या कहता है, रैशनैलिटी एंड सेल्फ इंटरेस्ट जो है ये बिल्कुल जुड़े हुए हैं। वो कहता है लोग रैशनैलिटी बस बोलते हैं कि भाई हम रैशनली ये काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली में रैशनैलिटी कुछ नहीं होती, वो घुमा फिरा कर वो अपना मुद्दा पूरा कर लेते हैं। बहुत सिंपल है ये, ठीक है। दिस थ्योरी अंडरपिन्स इकोनॉमिक मॉडल्स वेयर इंडिविजुअल्स आर प्रिज्यूम्ड टू एक्ट इन रैशनैलिटी टू मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी। तो बेसिकली ये इकोनॉमिक मॉडल की तरह कहीं ना कहीं इंडिविजुअल बिहेवियर को दिखाता है, जहां पर लोग अपनी रैशनैलिटी को एक्ट करते ही इसलिए क्योंकि उनका अपनी यूटिलिटी उनकी पूरी होनी चाहिए, उनका अपना फायदा होना चाहिए, ठीक है। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है, इसका क्रिटिसिज्म है कि ऑल रैशनल एक्शंस आर अलाइंड विद सेल्फ इंटरेस्ट। इसका मतलब ये कहती, ये थ्योरी, ये वाला जो फॉर्म है वो क्या कहता है कि आप रैशनैलिटी से कोई भी डिसीजन ले रहे हो, बट एक्चुअली वो रैशनैलिटी कुछ है नहीं, उसमें अल्टीमेटली जो पर्पस है वो यही है, सेल्फ इंटरेस्ट पूरा होना चाहिए, अपना फायदा होना चाहिए, ठीक है। और ये हर एथिकल डिसीजन पर लगता है, बट एक्चुअली ऐसा जरूरी नहीं है, राइट, कि ऐसा ही होता हो, ठीक है। तो ये इसका क्रिटिसिज्म है, ठीक है। आई होप कि आपको तीनों जो रैशनैलिटी वाले पॉइंट्स हैं वो हमारे क्लियर हो गए। वो हमारा पहला मुद्दा था, तो वो हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब इसमें किन किन लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है उनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं भाई इस थ्योरी में। सबसे पहला जो कॉन्ट्रीब्यूटर आता है वो थॉमस हॉब्स का आता है। थॉमस हॉब्स ने क्लियरली कहा था कि ह्यूमंस जो होते हैं वो नेचुरली सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं, मतलब उनका जो नेचुरल बिहेवियर है वो अपने 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 फायदे के बारे में सोचना है। In Leviathan, he argues that in the state of nature, life would be solitary, poor, hasty, brutish, and short due to individuals acting in their self-interest। और वो क्लियरली कहते हैं कि भाई जो लाइफ को लेकर हमारी, अगर हम पुअर हैं, हम नेस्टी हैं, हम ब्रुटिश हैं, हम शॉर्ट हैं, वो इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे हर आदमी कहीं ना कहीं अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, एंड दैट इज द रीजन वाई लाइफ ऐसी है। इसके अलावा अयान रैंड का काफी कंट्रीब्यूशन है। वो क्या कहते हैं, वो स्ट्रांगली एडवोकेट कहते हैं दैट इथिकल एगोइज्म थ्रू हर फिलोसफी ऑफ ऑब्जेक्टिज्म। अब ऑब्जेक्टिविज्म में वो क्या कहते हैं, इन हर वर्क द वर्च्यू ऑफ सेल्फिशनेस, रैंड आर्ग्यूज दैट परसुइंग वन रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट एंड पर्सनल हैप्पीनेस इज हाईएस्ट मॉरल पर्पस। वो भी अपनी जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने की है, ठीक है, बुक्स के फॉर्म में, उन्होंने क्लियरली ये बात कही कि भाई देखो, जो लोगों का सेल्फ इंटरेस्ट है वो उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, ठीक है, वही उनका सबसे बड़ा पर्सनल हैप्पीनेस है। तो लोग अपनी हैप्पीनेस के लिए ही हर काम करते हैं, और उसका मतलब यही होता है कि अपने काम को पूरा करो, अपना फायदा देखो,
ठीक है। इसके अलावा फ्रेडरिच का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या कहता है? फ्रेडरिच का कंट्रीब्यूशन कहता है कि ऑल्दो नॉट द एक्सप्लिसिट एडवोकेट ऑफ इगोइज्म, the philosophy emphasizes that the will of the power and the importance individual strength have self overcoming। तो वो कहते हैं कि भाई आप किसी भी सिचुएशन में फंसते हो, कोई भी तरह के डिसीजन मेकिंग में आते हो, आपकी जो पूरा का पूरा आपका जो इंपॉर्टेंस होता है वो होता है कि कहीं ना कहीं हम अपने इंडिविजुअल स्ट्रेंथ को देखें, हम अपने इंडिविजुअल फायदे को देखें, हम अपने इंडिविजुअल पावर को यूज करें उस काम को पूरा करने के लिए, राइट। तो अगर देखा जाए तो हर जिन जिन फिलोसफर ने जो सारी बात घूम फिर कर आती है वो उसी वन लाइन पे आती है जो मैंने आपसे पहले कहा था कि जो भी काम होता है वो सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए किया जाता है, पर्सनल गेन के लिए। बात करते हैं कि इसके की आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं जो इसके फेवर में जाते हैं। तो पहला तो कि वो कहता है कंसिस्टेंसी है ह्यूमन बिहेवियर में। इस मामले में कंसिस्टेंसी का क्या मतलब हुआ? कंसिस्टेंसी का मतलब हुआ कि हर जो बंदा है, जितने भी लोग हैं, उन सब में ये कॉमन चीज देखने को मिलती है कि भाई लोग जो है वो अपने पर्सनल फायदे के लिए नेचुरल, उनका जो इंस्टिंक्ट है वो हमेशा अपने सेल्फ इंटरेस्ट की तरफ होता है। ये कंसिस्टेंसी है। और ये काफी हद तक आपने भी देखी होगी कि मैक्सिमम लोग इनफैक्ट अपने बारे में कहीं ना कहीं कोई भी डिसीजन लेते समय वो ये सोच रहे होते हैं कि भाई इस चीज से मुझे क्या फायदा होगा या नहीं होगा। दूसरी चीज आते हैं क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी। थ्योरी बिल्कुल सिंगल डायमेंशन पे रन करती है कि भाई एक एक सिंगल डायरेक्शन है, इसका क्लियर गाइड है, तो यहाँ पर कुछ भी समझना मुश्किल नहीं है, वन लाइन में सारी बात समझ में आ जाती है कि भाई मुद्दा क्या है। तीसरी चीज जो यहाँ पे इसके फेवर में जाती है दैट इज प्रमोशन ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकरेजेस इंडिविजुअल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन सेल्फ वेयर। एंड अब यहाँ पे वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे क्लियरली आपकी खुद की जिम्मेदारी है, क्योंकि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो वो अपने फेवर में ले रहे हो, राइट। तो ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि आप अपना वेलफेयर सोचो, अपना एक्शन देखो, सिंपल। और चौथा जो इसके फेवर में जाता है दैट इज कंप्लीटली कंपैटिबल है विद कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म भी सेल्फिश की तरफ जाती है, उसकी भी जो थ्योरी है पूरी की पूरी। तो कहीं ना कहीं वो कैपिटलिज्म वाली जो सारी थ्योरी है वो यहाँ पर बिल्कुल ट्रू है कि भाई कंपटीशन बहुत है, ठीक है। और अगर आप कंपटीशन में अपने आप को बचाना चाहते हो, सर्वाइव करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं अपने बारे में आपको सोचना पड़ेगा, अदरवाइज आपका सर्वाइव करना मुश्किल है। कौन कौन सी चीज जो है वो इसके अगेंस्ट जाती है इस थ्योरी की, उसकी बात करते हैं। पहला तो मॉरल कन्फ्लिक्ट बहुत है यार, मॉरल कन्फ्लिक्ट डेफिनेटली होगा। उसका रीजन क्या है कि आपको भी पता है कि शायद काफी सारे काम हम सिर्फ अपने बारे में सोच के नहीं करते, ठीक है। हम काफी सारे काम इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं सोसाइटी का वेलफेयर चाहते हैं, लोगों का वेलफेयर चाहते हैं उस चीज से, राइट। एंड दैट इज द रीजन वाई इसकी वजह से एथिकल डायलेमा बहुत रहता है लोगों के मन में कि हम अपने बारे में सोचें, हम एक्स में जाएं जहां पर हम सब लोग अपने बारे में सोच रहे हैं इससे मेरा फायदा हो, कि हम वाई की तरफ जाएं कि भाई हम जिससे सबका फायदा हो। और इसमें हमेशा डायलेमा चलता रहता है। तो काफी लोग कई बार ये करते हैं, काफी लोग कई बार ये करते हैं, और जो ज्यादा जो चीज करता है वो वही कहलाता है, राइट। दूसरा यहाँ पे लैक ऑफ एल्ट्रुइज्म बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि इगोइज्म इग्नोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एल्ट्रुइज्म एंड मॉरल वैल्यूज ऑफ हेल्पिंग अदर्स। ये प्योरली मना कर देता है कि भाई मॉरल वैल्यूज तो कुछ होता ही नहीं है, इनके हिसाब से मोरालिटी कुछ नहीं होती, ठीक है। इस पूरे थ्योरी के अकॉर्डिंगली का मतलब यही है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, इनफैक्ट कुछ सेल्फ इंटरेस्ट छुपा हुआ है, ठीक है। आगे जाकर के हम अगर देखें सेल्फ सोशल हार्मोनी की बात करें, तो सोशल हार्मोनी भी कहीं ना कहीं इसकी वजह से डिस्टर्ब होती है। क्यों होती है भाई? ओवर एम्फोसिस है सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर। तो जब ओवर एम्फोसिस होगा सेल्फ इंटरेस्ट के, तो कोऑपरेटिव बिहेवियर कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। लोग कोऑपरेट करेंगे ही नहीं, सब आदमी अपने बारे में सोचेगा तो कोऑपरेट क्यों करेगा, राइट। और पोटेंशियल फॉर हार्म, और चूंकि ये थ्योरी ये जरूर कहती है कि भाई आप थर्ड पार्टी को नुकसान नहीं करोगे, आप लोगों का नुकसान नहीं करोगे, आप सोसाइटी का नुकसान नहीं करोगे, बट काफी बार लोग करते हैं ये काम और उसको जस्टिफाई कर देते हैं बाय विद दिस थ्योरी, इगोइज्म की थ्योरी से उसको जस्टिफाई कर देते हैं। हाँ भाई मैंने किया ये, ठीक है। वो क्लियरली कहते हैं हाँ भाई मैंने ये किया क्योंकि मुझे इसमें मेरा फायदा दिखता था, राइट। लेकिन वो ये नहीं देखते कि उनके एक्शन की वजह से काफी लोगों को नुकसान भी हो सकता है, राइट। वैसे मैं आपको एक केस स्टडी कराता हूँ, और इस केस स्टडी में एक सिचुएशन को लेंगे और उस सिचुएशन के हिसाब से ये तीनों लोग, मतलब जो तीनों हमारे फॉर्म्स हैं, उसमें कैसे डिसीजन होगा उसकी बात करते हैं, ओके। तो अब एक केस पढ़ते हैं। केस क्या है? एक सिंपल सा केस स्टडी मैंने आपके सामने रखा है। वो केस क्या कहता है कि एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए वेयर यू आर वर्किंग इन अ कंपनी एंड डिस्कवर अ न्यू इनोवेटिव वे ऑफ इंप्रूविंग द एफिशिएंसी। आपको एक नया मेथड पता चल गया जिससे एफिशिएंसी बढ़ सकती है। द डिस्कवरी कुड रियली बेनिफिट द कंपनी, से कंपनी का कॉस्ट कम हो सकता है, कंपनी को फायदा हो सकता है। हाउएवर द इम्प्लीमेंटिंग ऑफ आइडिया वुड रिक्वायर यू टू पुट एक्स्ट्रा, ऑब्वियसली आप काम करना पड़ेगा आपको एक्स्ट्रा अगर उसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। एंड देर इज अ हाई चांस ऑफ लाइक कि आपका जो क्रेडिट है वो भी कोई और ले जा सकता है। तो ये दोनों रिस्क है, लेकिन ये आपको पता है कि इससे ये फायदा होगा। अब देखते हैं कि भाई डिसीजन कैसे होगा या नहीं होगा। सबसे पहले हम जो फर्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं, जो हमारा साइकोलॉजिकल इगोइज्म। साइकोलॉजिकल इगोइज्म के अकॉर्डिंगली क्या होगा
कि भाई योर डिसीजन टू इम्प्लीमेंट दिस इन आइडिया वुड अल्टीमेटली बी ड्रिवन बाय सेल्फ इंटरेस्ट। अब सबसे पहले, अब आपको अगर आप हाँ करो मतलब आप ये मेथड लाना चाहते हो या ये मेथड नहीं लाना चाहते, दोनों ही सिचुएशन में आपका जो सेल्फ इंटरेस्ट होगा वो हैवी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई? कि अगर आप डिसाइड करते हो कि आप लाना चाहते हो, तो आप उससे क्या क्या चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो? आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, आपको प्रमोशन मिलेगा, आपको बोनस मिलेगा। ठीक है। और अगर आप चूज करते हो कि नहीं भाई मैं लाना ही नहीं चाहता, ठीक है, क्यों नहीं लाना चाहते? क्योंकि आपको लगता है कि ये जो एफर्ट है वो वर्थ इट नहीं है, इससे मेरा कोई पर्सनल गेन नहीं होगा, बल्कि आपको ये भी डर है कि कोई और मेरा क्रेडिट ले जाएगा। ठीक है। तो आप दोनों ही सिचुएशन में, चाहे यस हो चाहे नो हो, दोनों में आपका जो मेन मुद्दा है, वो मकसद है, वो क्या है? पर्सनल इंटरेस्ट है, सेल्फ सेल्फ इंटरेस्ट है। ओके। तो पहला वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि एथिकल इगोइज्म में क्या होगा। एथिकल इगोइज्म में क्या होगा? दैट you might decide to implement the idea quietly, ensuring that you receive the proper recognition and potential reward। आप क्या करोगे? चुपके चुपके अपना काम करते रहोगे, क्योंकि आपको रिकॉग्निशन मिल सके और लोगों को, आपको, आप किसी को बताओगे नहीं, छुप छुप के अपना काम करते रहोगे, ताकि आप कहीं ना कहीं उसका रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड आप ही को मिले और किसी और को ना चला जाए। ठीक है। ऑन द अदर साइड आप क्या करोगे? यू माइट डिसाइड अगेंस्ट इट ऑल्सो। आप इसके अगेंस्ट भी जा सकते हो। क्यों? इफ यू बिलीव दैट द एक्स्ट्रा वर्क इज नॉट वर्थ इट। और जब भी आपको लगेगा कि यार एक्स्ट्रा एफर्ट डालना वर्थ इट नहीं है, प्लस आपका मैनेजर भी आपकी क्रेडिट ले जा सकता है, तो उससे बेटर है कि आप कहोगे यार रहने दो यार, मत करो। ठीक है। तो कहने का मतलब है एथिकल इगोइज्म में आप चुपके चुपके या तो अपना काम करते रहोगे ताकि लोगों को कुछ फर्क ना पड़े, लोगों को पता ना चले, आपको अपना काम मिल जाए, आपको अपना रिकॉग्निशन मिल जाए, या फिर आप सीधा ही उसको करने से मना करोगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस काम करने से मेरा कुछ फायदा होने के चांसेस कम ही नजर आते हैं, बल्कि नुकसान और हो सकता है। ठीक है। और रैशनल इगोइज्म में आप क्या करोगे उसकी बात करते हैं। तो रैशनल लीड यू टू मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन कैलकुलेटिव असेसमेंट्स। अब आप कैलकुलेटिव असेसमेंट्स करोगे। ठीक है। आप इतना इंट्यूशन पे नहीं जाओगे, आपको आपने बैठ के दिमाग में कैलकुलेशन करोगे भाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो कैलकुलेशन में क्या होगा? अगर आप इंप्लीमेंट करने के बारे में सोचते हो, तो आप क्या करोगे? दैट यू विल बिलीव दैट सिग्निफिकेंटली इनहांस करेगा ये आपको लगेगा हाँ भाई ये मेरा रेपुटेशन बढ़ा सकता है, कैरियर एडवांसमेंट बढ़ा सकता है, मेरे को फाइनेंशियल रिवॉर्ड दिला सकता है, तो आप कहोगे यस करो यार, अगर ये सारी चीजें आ रही हैं तो जरूर पंगा लो ये काम में। अदरवाइज अगर आपको, आप बैठ के जब आपने कैलकुलेशन की और आपको लगता है कि नहीं यार इससे कुछ फायदा नहीं होगा, फेल होंगे तो रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा, लोग हमें चिढ़ाएंगे भी, हमारा क्रेडिट भी मारा जाएगा, जब ऐसी बातें आपके माइंड में आ जाएगी और आपको लगेगा कि नहीं यार ये इतना पोटेंशियल बेनिफिट इसमें नहीं दिख रहा, आप सीधा मना कर दोगे इस काम के लिए। बट ये रैशनैलिटी के साथ करोगे, आप सोच समझ कर करोगे, ऐसे ही आप भावनाओं में बह के ये काम नहीं। तो ये हमारा हो गया सारा टॉपिक। तो आई होप कि आपको ये सारा टॉपिक मेरा क्लियर हो गया हो। मैंने आपको सारा समझा दिया, पूरे डिटेल में बता दिया, कौन सी चीज़ किसने किसने कंट्रीब्यूट किया वो भी बता दिया, साथ में आपको मैंने केस स्टडी भी करा दी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड प्लीज़ शेयर करना, ताकि और भी स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि यार ये काम मैं सेल्फ इंटरेस्ट में नहीं कर रहा। ठीक है। थैंक यू। और अगर आप नोट्स चाहते हो तो लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।